हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 उपास, जिसे पूला देशपांडे जी ने लिखा है। इनका जन्म 1919 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई थी। ये मराठी के एक थोर साहित्यक यानी कि महान साहित्यक रह चुके हैं। विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरर्थ कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, तरल कल्पनाशक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विशेष। तो इनकी जो लिखने की विशेषता है, इसमें ये क्या करते हैं, बहुत ही काल्पनिक चीजें और चमत्कारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली विनोदी लेखक यानी कि बहुत ही कॉमेडी टाइप की लेखन लिखते हैं। कुछ नाटक भी इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रवास वर्णन, घूमना फिरना और उसका एक्सपीरियंस शेयर करना, ये इन्हें बहुत पसंद है। तो इस तरीके की बहुत सारी किताबें इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके और निर्मल विनोदी जो पैटर्न है इसको फॉलो करके लिखी है। जिनमें से कुछ जो रचनाएं हैं वो फेमस है। तुका म्हणे, तुझे आहे तुझपाशी, अमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलणारी इत्यादी स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके, सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादी एकांकिका संग्रह, खोगीर भरती, अशामी असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाड, हसवणूक इत्यादी विनोदी लेख संग्रह। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इस बटाट्याची चाड, ये एक पूरी बुक है। इस बुक में का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे। अपूर्वाई, पूर्व रंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णन, और ये कुछ उनकी ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है। व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्र इत्यादि व्यक्ति चित्रात्मक पुस्तकें, और कुछ उन्होंने डिस्क्रिप्टिव किताबें भी लिखी हैं जिसमें वो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। विपुल ग्रंथ संपदा, तो इस तरीके की कई सारी ग्रंथ संपदाएं इन्होंने लिखी हैं। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्यक अकॅडमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे और इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है व्यक्ति आणि वल्ली नाम की किताब को, और भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पाठ में लेखक बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय व्यक्तिचा संकल्प, एक मिडिल क्लास फैमिली में जो कोई पर्सन होता है, अगर वो कोई संकल्प यानी कि रिजोल्यूशन लेता है तो उसके संकल्प की पूर्ति में किस तरीके से अंतर यानी कि डिफरेंस पड़ जाता है, और संकल्प करने वाले उस व्यक्ति का हास्यास्पद यानी कि बहुत ही ज्यादा फजीती उड़ जाती है। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर पंत जी के बारे में देखेंगे कि पंत जी ने वजन को कम करने का संकल्प लिया था, और इस संकल्प के कारण उनके आसपास के लोग, उनके ऑफिस के लोग, ऑफिस के जो कलीग्स हैं, वाइफ है, ये सभी उनको तरह तरह के सजेशंस देने लग जाते हैं। उनका जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन का पूरी तरह से बैंड बज जाता है, और किस तरह से उनकी फजीती यानी कि किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता है, इस चीज को हम यहाँ पर बहुत ही मजेदार तरीके से देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये लेखक पूला देशपांडे जी की खुद की स्टोरी है जो उन्होंने खुद के ऊपर एक्सपीरियंस लिया और उसको उन्होंने और उनकी वाइफ ने बहुत ही मजेदार तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए देखते हैं। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। लेखक पूला देशपांडे, इनको पंत जी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं वो कि मेरे खाजगी यानी कि पर्सनल, खाजगी मतलब पर्सनल, उपोषणाची जो मैं उपवास कर रहा था, पर्सनल जो उपवास कर रहा था उसकी हकीकत चाळीत जाहिर झाली। वो न्यूज पूरे चाल में फैल गई, सभी को पता चल गई। आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलला नाही तेव्हा खाजगी झालं, असे वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स जो हैं वो उनके कानों पर आने लगे। कैसे कैसे कमेंट थे,
नाही थी भानगढ़, भानगढ़ मानी कि लफड़े नहीं चाहिए, वो भी इनका लफड़ा हो गया, मतलब कि बेमतलब का काम वो अपने जीवन में ले आए हैं। उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण, खुद ही हाथ दिखाकर प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। ये सब कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो यहाँ पर उनके लिए उनके कलीग्स, उनके जो चाल वाले लोग हैं वो उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पेलला नाही तेव्हा खाजगी झाला, बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने डाइट कर लिया, खासगी, ठीक है, अपना पर्सनल इन्होंने पोषण ले लिया, प्रॉब्लम्स के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ऐसे तरह तरह के कमेंट्स उनके ऊपर आने लग गए। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतं, पर लेखक क्या कह रहे हैं, मैं किसी भी टीका टिप्पणी यानी कि किसी भी कमेंट के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाला हूं। भीख नहीं डालने वाला मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाला हूं। 181 पौंड, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 181 पौंड, लेखक का वजन वहां पर 181 पौंड है। रात्र दिवस के कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। रात दिन एक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जो वेट मशीन होती है उस वेट मशीन में 1 रुपए का कॉइन डालकर उसमें से वेट कार्ड निकलता था, उस कार्ड के ऊपर उनका वजन छपा था 181 पौंड। तो इसके बाद रात दिन वो कार्ड जो है उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उड़ा ली, और वजन कम होना चाहिए इस विचार से उनकी नींद ही उड़ गई थी। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। लेखक कह रहे हैं कि नींद कम होने से वजन उतरता है, इस विचार से इन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि इनका वजन नहीं उतर रहा था। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। और जब भी लेखक कहते थे कि मैं पहले की तरह गाढ़ यानी कि डीप नहीं सोता हूं, इस पर धर्मपत्नी जी का कभी भी विश्वास ही नहीं होता था। वो बोलती थी धोरत तर असता रात्रभर, धोरत असना यानी कि स्नोर करना, आप जो है पूरी रात भर तो खराटा लेते ही रहते हैं, असा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत होती। तो इस प्रकार की दुरुत्तर का मतलब होता है एरोगेंटली दिया हुआ आंसर। तो उनकी वाइफ हमेशा उनके ऊपर इस तरह से कमेंट किया करती थी कि हमेशा तो खराटे लेते ही रहते हो और कहते हो कि मैं गाढ़ी नींद नहीं ले रहा हूं। 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा। तो वो कहते हैं कि 2 महीने में ही मैं 50 पौंड वजन कम करके ही दिखाऊंगा, नहीं तो देखना। अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहार शास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा यानी कि ओथ, उन्होंने ऐसी शपथ ले ली कि, और शपथ लेने के बाद वो आहार शास्त्र यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन की जो बुक्स होती है उसमें अपना दिमाग चलाने लग गए, डोके घालू लगले, अपना दिमाग लगाने लग गए। उसमें से उन बुक्स में से क्या मिला उन्हें, प्रोटीन युक्त पदार्थ, किस किस चीज में प्रोटीन ज्यादा है उसके बारे में पता लगाना, चर्बी युक्त द्रव्य यानी कि फैटफुल फूड क्या क्या होते हैं वगैरह। शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। अब उनको इन सारे शब्दों के ऊपर विश्वास बैठने लगा कि भाई प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए, फैटफुल भोजन नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो प्रॉपर रहता है। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता, नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या। अब लेखक क्या कहते हैं, जब उनके सामने कोई खाना रखा जाता था ना प्लेट, तो उस प्लेट के अंदर उन्हें खाने की चीजें नहीं दिखाई देती थी, वो सारे खाने में जो कैलोरीज होती थी वो उनको नजर आती थी। यानी कि वो खाने की जगह पे फॉर एग्जांपल एक रोटी रखी गई है तो उनको वो रोटी नजर नहीं आ रही है, उनको ये नजर आ रहा है कि वो रोटी 10 कैलोरीज की है या 5 कैलोरीज की है, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको फूड नजर नहीं आ रहा है, वो फूड को कैलोरीज के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले। और कहते हैं कि सबसे बड़ी आनंद की बात तो यह थी कि वजन उतारने के लिए जो शास्त्रात होते हैं यानी कि जो डाइटिशियंस होते हैं वो उनको तज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स, तो जो डाइटिशियन होते हैं वो डाइट प्लान बताने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उन्हें हर रोज डजन वारी ने यानी कि डजन के हिसाब से, डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, किसी भी चीज के 12 यूनिट को हम 1 डजन बोलते हैं,
तो डझनवारीने भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाइट का सल्ला दिला. और इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारी चौल में, लेखक कहते हैं मेरी चौल में जिन लोगों ने मेरे उपास का मजाक उड़ाया था वो भी अब मुझे डाइट की सलाह दे रहे थे. उदाहरण में कौन थे? तोकाजी त्रिलोकेकर. तोकाजी त्रिलोकेकर ये अब उन्हें सलाह दे रहे थे और ऐसे कई सारे उनके सोसाइटी के लोग थे जो उन्हें सलाह दे रहे थे डाइट कैसे करना है, कैसे उनको वजन को कम करने में हेल्प मिलेगी. तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, वटाटा सोड, वटाट्याचं नाव काढू नकोस. तो सोसाइटी के लोग उन्हें कहते हैं, मैं तुझे कहता हूं पंत, डाइट कर, बटाटा सोड, बटाटे का नाम भी मत निकाल. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, क्योंकि उनकी चाली का नाम है बटाट्याची चाळ. तो क्या बोला कि बटाटे का नाम भी मत लो तुम. तो इसलिए अगर किसी ने पूछा कि कहाँ रहते हो तुम, तो भाई सिर्फ बोलना कि मैं चौली में रहता हूँ, बटाट्याची चाळ म्हणू नका. बटाटे की चाल ऐसा मत बताना, नहीं तो अगर बटाटे का नाम भी लिया तो तुम्हारा वजन बढ़ेगा. और वो खीखी खीखी करके हंसने लगते हैं. सोचिए किस तरीके से अगर कोई इंसान वजन कम करने के लिए रिजोल्यूशन ले रहा है तो उसके ऊपर किस तरह से कमेंट आ रहा है, आप देख सकते हैं. तो जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. जनोबा रेगे इस इसम यानी कि इस इंसान को क्या कहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लेखक कहते हैं. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय? वो हमेशा तिरके उल्टा ही बोलते, हमेशा तीर ही छोड़ते, बातों की तीर छोड़ते जो सीधा दिल में लग जाए. तो नेहमी तिरके बोलायचे. पण सोकाजी ने त्याला परस्पर जामून टाकले, लेकिन सोकाजी ने बराबर से उसकी क्लास लगाई. जामून टाकले यानी कि अनदेखा किया. ए इडियट, आप सभी को पता है इसका मीनिंग क्या है. सगळ्याचा गोष्टीचं जोक काय मारतोस नेहमी. बोलता अरे इडियट, हर बात पे जोक क्या करते रहते हो हमेशा. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. तो बोलते मैं बताता हूं पंत, तुम पहले बटाटा छोड़ो. फिर लेखक कहते हैं कि मैं क्या क्या छोड़ूंगा अपने वजन को घटाने के लिए, इसका मैंने शुरुआत कर दिया बटाटे से. बटाट्याचा ठीक आहे पण पंत आधी भात सोडा. अब बटाटे का तो ठीक है पंत, पर पहले भात खाना छोड़ दो क्योंकि ये सबसे फैट बहुत तेजी से बढ़ता है. एक सल्ला, भातानं थोडस लट्ट व्हायला होतं. तो बोलते अरे भात से थोड़ी नहीं लट्ट होते हैं. लट्ट होना यानी कि फॅट बढ़ना. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठं आहेत लट्ट. काशीनाथ नाडकर्णी जी कहते हैं कि भात से कहाँ फैट बढ़ता है, हमारे कोंकण में तो सभी भात ही खाते हैं, तो कहाँ वो सब लोग मोटे हैं. तुम्ही डाळ सोडा, आप दाल छोड़ दो. ठीक है, तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग टाइप की सलाह दे रहे हैं. कोई कहता है बटाटा छोड़ दो, कोई कहता है भात छोड़ दो, और कोई कहता है अब दाल ही छोड़ दो. फिर अगला कहते हैं मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मेन जो है वो आप क्या करो, शुगर छोड़ दो. मी सांगू का, मीठ सोडा. मैं तो बोलता हूँ नमक छोड़ दो. अब इंसान खाए तो क्या खाए, बटाटा छोड़ दो, भात छोड़ दो, दाल छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, नमक छोड़ दो. अब खाए तो वो क्या खाए. लोणी तूप सोडा. लोनी यानी कि बटर, मक्खन, तूप, घी. मक्खन और घी छोड़ दो. एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन. आमच्या हेड क्लर्कच्या वाइफचं घटलं. यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर एक हफ्ते में 10 पौंड वजन नहीं घटता है तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि हमारे जो हेड क्लर्क हैं उनकी वाइफ का इतना वजन घट गया था ये सब चीजें छोड़ने से. तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा. बाबू काका कहते हैं भाई तेल और तेल से तली हुई जो पदार्थ है उसे छोड़ दो. दिवसा झोपना सोडा. दिन में सोना भी छोड़ दो, क्योंकि स्लीप को अगर आप कम करते हो तो वजन रिड्यूस होता है. इस चीज की लोगों में चर्चा हो रही थी. खरा म्हणजे पत्ते खेळायचे सोडा. तो सच में कहूं तो पत्ते खेलना आप छोड़ दो, क्योंकि पत्ते खेलते वक्त हमें बैठना होता है और बैठे बैठे वजन बढ़ता है. तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज करो जिसमें आपकी बॉडी ऍक्टिव्ह रहे. मी मात्र या सर्व जनांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. लेखक कहते हैं मैं सबका सुन तो रहा था, मगर मैं मन में जो आएगा मेरे मन की ही करने का मैंने सोचा था. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केला. तो सबसे पहले मैंने डाइट ट्रांसफॉर्म लिया.
आहार परिवर्तन, अपने डाइट को ट्रान्सफॉर्म चेंज कर दिया पूरी तरह से। साखरेत सर्वात अधिक कॅलरी असतात म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला। लेखक कहते हैं कि शुगर शाखर में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, इसलिए मैंने पहले ही बिन साखर की चाय पीना शुरू कर दिया, बिन शक्कर का चाय पीना शुरू कर दिया। पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही, फर्स्ट डे डिफरेंस ज्यादा नहीं नजर आया। घरात साखर बंदी जाहीर केली और पूरे घर में डिक्लेअर कर दिया आज से नो शुगर। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मीठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली और पूरे फैमिली मेंबर्स को उन्होंने एकदम कड़क ऑर्डर दिया, स्ट्रिक्ट सख्त ताकीद स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि भाई पूरी दिवाली जो है, दिवाली का जब इन्होंने ये डाइट का प्लान सोचा ना उस टाइम पे ये दिवाली आ रही थी, तो दिवाली की तैयारियों में सभी को पता है घर में बहुत सारे मीठे स्वीट्स वगैरह सब तैयार किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ये जो दिवाली है ये तिखट मीठ पे, यानी कि तीखा बना लो, नमकीन बना लो, कुछ भी बना लो, बट मीठा नहीं बनाना है। फिर क्या कहते हैं, थोड़ी सी उन्होंने छूट दी, मुलांसाठी म्हणून काय थोड़ा गोडधोड करायचं तर कर, तो लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे नहीं खाना है, लेकिन बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा कुछ मीठा वगैरह बनाना है तो बना लो, एवढी सवलत ठेवली। तो इतना सा उन्होंने कंसेशन दिया कि भाई घर में मीठा नहीं बनेगा, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी क्वांटिटी में बना लो। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। अभी देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो उसके सामने एक क्रेजीनेस होता है, उस क्रेजीनेस में ऐसा लगता है कि सब मेरे साथ हो रहा है। तो जैसे ही पंत जी ने अपना डाइट स्टार्ट किया तो उनको लग रहा है कि फर्स्ट डे ही मेरा वजन जो है कम होने लग गया और मुझे डिफरेंस नजर आने लगे, बट ऐसा रियल में होता नहीं है, सिर्फ फील होता है। भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते, वर्ज करने अवॉइड करने। लेखक कहते हैं भात को कंप्लीटली अवॉइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अवघड यानी कि डिफिकल्ट था, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। तो वो कहते हैं पूरी तरह से तो भात नहीं हटा पा रहा था, इसलिए पहला भात खाता था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मैं खाना खाता था ना तो उस टाइम पे मैं भात खाता था, और उसके बाद रात के टाइम पे ताक का मतलब होता है छाछ भात मैं रात को खाता था, लेकिन दोपहर में जो खाना रहता था मधला भात वो मैंने सिर्फ अवॉइड किया था। तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में खाता था और इवनिंग में जो डिनर होता है उसमें खाता था, लेकिन आफ्टरनून में मैं चावल नहीं खाता था। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, आणि नेहमीच्या भाजीतही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही। अब यहाँ पे देखिए पूरा देशपांडे जी, अब यहाँ पंत जी अपनी वाइफ की खिंचाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उकड़लेली भाजी यानी कि सिर्फ उबली हुई भाजी को कैसे जमेगा खाने के लिए, ये बात मेरे लिए अब बेकार सी लग रही है, पोकड़ बेकार सी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैंने उस भाजी को खाया, और फिर जो नेहमी की भाजी थी यानी कि डेली टाइप की जो मेरी वाइफ भाजी बनाती थी उसमें क्या डिफरेंस है ये मुझे अभी तक अंदाजा नहीं लगा। तो इसमें ये वो बोलना चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो हमेशा तेल और नमक वगैरह ज्यादा मसाले वगैरह यूज करके जो खाना बनाती थी उसमें और इस उबली हुई सब्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि उनकी वाइफ जो है हमेशा उबली हुई सब्जियां ही बनाते हैं। इस प्रकार का वो अपनी वाइफ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। तो फर्स्ट डे जो था वो तो बहुत आराम से निकल गया, मगर सेकेंड डे ही अब उनका व्रत जो उपास जो है ये भंग होने वाला है, ऐसा एक इंसिडेंस हो गया। पहिल्या दिवशी निम्माहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती। फर्स्ट डे ही कचेरी यानी कि ऑफिस, फर्स्ट डे ही उनके ऑफिस में उनके वजन को घटाने के लिए जो उनकी फास्टिंग चल रही है इसका न्यूज, वार्ता यानी कि न्यूज फैल गई थी। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौंडाला प्रमोशन मिळण्याची वार्ता आली, मगर नेक्स्ट डे ऑफिस में कोई और ही चर्चा हो रही थी, यानी कि अन्ना नाडगौंडा इनको प्रमोशन मिला था। अब प्रमोशन मिलता है तो सब पार्टी मांगते, आणि त्यांनी साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली और उन्होंने ऑफिस के सारे स्टाफ को पार्टी दे दी। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर
सूड घ्यायचा असं ठरवून पदार्थ केले होते। लेखक कहते हैं कि जो पार्टी दे रहे थे अन्ना नारगोंडा, उस पार्टी में कैंटीन का जो आचार्य यानी कि कैंटीन का जो कुक है, उसने मानो उसकी डाइट को लेकर उससे सूड यानी कि रिवेंज, बदला लेने का ही ठान लिया था और उसी हिसाब से ही पदार्थ तैयार किए थे। मतलब पार्टी के लिए जो भी खाना तैयार किया था वो पूला देशपांडे जी से बदला लेने के हिसाब से ही बनाया था कुक ने। बरं न खावे तर अन्ना नाळगोंडाला वाईट वाटणार। कहते हैं पार्टी उन्होंने दी है, अगर नहीं खाएंगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। लेखक कहते हैं कि ये बेचारा 6 साल के बाद एफिशिएंसी बार, ये वो बार होता है जिससे कि हम किसी भी एम्प्लॉय को चेक करते हैं कि उन्होंने कैसा काम किया हुआ है और उनके अकॉर्डिंगली उनका प्रमोशन वगैरह डिक्लेयर होता है। तो 6 साल के बाद उनके एफिशिएंसी बार में इतना तरक्की नजर आया था और उनकी प्रमोशन हुई थी। लेखक कहते हैं आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। कुक ने मिठाई में शक्कर नहीं डाल के शक्कर में ही मिठाई डालकर लाया, ऐसा लग रहा था। घासा घासा गणिक सहस्रावधी कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या। लेखक कहते हैं हर एक घास में, हर एक बाइट में सहस्त्र यानी कि सैकड़ों कोटि कैलोरी जो है वो उनके पेट में जा रही थी एक एक बाइट के साथ। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। अब उनको खाया हुआ जो चीज है वो मीठा लग नहीं रहा था, क्योंकि उनको तो सिर्फ वो कैलोरी नजर आ रही, तो टेस्ट नहीं ले पा रहे थे, वो टेंशन आ रहा था उनको कि मैं इतनी सारी कैलोरीज खा रहा हूं, तो वो उस मीठे को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। बटाटे वड़े होते म्हणजे आणखी कैलोरी। अब बटाटे वड़े डीप फ्राई होते हैं तो और ज्यादा कैलोरी। चिवडा असल वनस्पतीतला, तो चिवडा जो है वो वनस्पति यानी कि वेजिटेबल ऑयल में किया हुआ है, त्यामुळे आणखी कॅलरीज, तो उसमें और भी ज्यादा कॅलरीज है। आणि एवढं सगळे हादडून शेवटी भाज्याशिवाय पार्टी कसली। अब इतना सब कुछ खाने के बाद हादडून यानी कि ठूस ठूस कर खाना, ढेर सारा खाना खाने के बाद भी सब कहते हैं कि अगर भजिया नहीं आया तो उसके सिवाय पार्टी कैसी। तो लास्ट में फाइनली अब भजिया तो चाहिए। या भिकोबा मुसड्याचा टोमण्यामुळे चोकाडून नारगोंडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। अब भिकोबा ने बोला कि अरे भजिया के सिवाय पार्टी कैसी है। तो ये सुनने के बाद फिर नारगोंडा जी ने स्पेशल भज्जे का फिर से ऑर्डर कर दिया। शेवटी मला रावेना। भाज्याची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविल वाढण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। तो कहते फाइनली शेवटी लास्ट में मुझे रहा नहीं गया और भज्जी का 7 प्लेट उड़ाने के बाद, पूरे 7 प्लेट भज्जी खाने के बाद मैंने बहुत ही केविल वाने यानी कि बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहा कि अभी मैं डाइट पर हूं। और जैसे ही मैंने ऐसा बोला तो सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अरे सभी ने बोला अरे पागल है क्या, तू डाइट पे है तो इतना कैसे खा लिया तूने, इतना पूरा तब से लेके खाए ही जा रहा है। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसडे म्हणाले। तो भिकोबा मुसडे क्या कहते हैं, अरे पंत, खाने का और वजन का क्या रिलेशन है। मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला। बोलते देखो मेरे को देखो, मैंने 21 गुलाबजाम 21 गुलाब जामुन खाया और लाइफ में कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया। तुझी कुंभ राशि ना, कुंभ लग्न, कहते तेरा तो कुंभ राशि है। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, ये जोडिएक साइन होता है। तो बोलते तुम्हारी राशि भी कुंभ है और कुंभ लग्न भी है। नुसता वायू भक्षण करून राहशील तरी तू असाच जाड्या राहणार। बोल अगर तू खाली हवा भी पी के रहेगा ना तो भी ऐसा ही जाड़ा ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरी राशि ही कुंभ है और कुंभ का साइज मटके जैसा होता है, तो तू फुगा ही रहेगा ऐसा। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, यानी कि फैटनेस के अपने हाथ में है, ऐसा भिकोबा ने बोला। नॉनसेंस, जगदाड़े ओरडला, रनिंग कर रोज। तो उतने में जगदाड़े वहां से बोलता है भिकोबा को, नॉनसेंस काही का, रनिंग कर डेली, रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मार। रनिंग करो डेली, रनिंग से भी ज्यादा अच्छा है कि स्किपिंग, दोरीवरच्या उड्या यानी कि स्किपिंग करो। बरं का पंत,
माझ्या सिस्टरचे वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी। बोल रहा देखो मेरी सिस्टर का 40 पौंड जो है वो कम हो गया था वो स्किपिंग करके। किसने बोला? कमलिनी, कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमध्ये बजे उचलले। अभी यहाँ पे फाइनली क्या बोलते हैं लेखक कि मैंने मॉर्निंग में रनिंग करूंगा और इवनिंग में स्किपिंग करूंगा, ऐसा डिसाइड करके जो अपना 7th प्लेट था उसमें से भजी उठाया। सोचो, वजन कम करने का सोच रहा है, लेकिन इसके पहले ये बंदा सोच रहा है जितना मिल रहा है उतना मैं खा लूं और आज एंजॉय कर लूं। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। लेखक कहते हैं कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका मेरे डाइट को लेकर कुछ अवर्णनीय यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता उतना ज्यादा खुशी उन लोगों को थी, कारण रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ डिफरेंट जो खाना होता है वो उनकी प्लेट में आने लग गया था। और इसकी वजह से घर के अदर मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें भी तो ये सब ट्राई करने को मिलता था जो कि डेली मेन्यू में नहीं हुआ करता था। घर के जो डेली जो मेन्यू हुआ करता था उसमें ये सब नहीं होता था, और नई नई चीजें, क्योंकि जब डाइट होता है तो डाइट में हम नई नई अलग अलग टाइप की रेसिपीज जो है वो ट्राय करते हैं। एके दिवशी नुसती पडवडे उकडून तिने मला खायला घातली। अब वो कहते हैं कि एक दिन मेरी वाइफ ने बस पडवल, एक भाजी है ये पडवल, इसे उबाल कर दे दिया खाने के लिए। शेवग्याच्या शेंगा, ड्रमस्टिक जो है वो दे दिया, पडवल इसे बॉईल कर दिया, भिंडी दे दिया, चवड़ीच्या शेंगा और चवली जो होती है उसका बीज जो है वगैरह सड़ पातड़ भाज्यांचा, जितने भी पतली पतली सब्जियां होती थी उन सबका खुराक उसकी वाइफ ने चालू कर दिया। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बारसेदार मंडलीची स्वयंपाक घरातून हकालपट्टी झाली। अब कोबी यानी कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इन सबको बारसेदार यानी कि फैटफुल, तो जितने भी टाइप के ये फैटफुल चीजें थी उन लोगों को हमारे किचन, स्वयंपाक यानी कि किचन में से हकालपट्टी दे दी गई थी, उसे निकाल दिया गया था। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। अब सुबह की जो चाय थी वो भी जैसे शुरू में थी वैसी नहीं रही। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही, और बिना शक्कर की चाय इतनी कड़वी होगी ऐसा पहले कभी तो इस तरीके की कल्पना भी नहीं आई थी कि बिना शक्कर वाली चाय इतनी ज्यादा कड़वी होगी। देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको खुशी थी और सब लोग नए नए वैरायटीज ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा दिन बीत जाते हैं तब फिर क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ है वो बहुत ही कंटाल गई इन चीजों से, और उन्होंने सिंपली जो भी चीजें उन्हें मिलती थी उसे सिर्फ बॉईल करके उनको देना स्टार्ट कर दिया, और बिना शक्कर की चाय भी अब लेखक को बहुत ही कड़वी लगने लगी थी, जो इसके पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब आगे देखिए, लेखक कहते हैं चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग असं म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि चाय स्टार्टिंग में बिना शक्कर का जब पी रहा था तो मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, उतना कड़वा नहीं लगा, फिर अभी ये इतना कड़वा क्यों लग रहा है बताओ। तो इतना फिर उसको उनकी वाइफ से खुलासा मिलता है, हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, अहो ये क्या बोला आपने, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुड़ी। तो उनकी वाइफ कहती है कि स्टार्टिंग में जब आपने शक्कर बंद करवाया था तब मैंने जो आपको चाय दी थी वो बिना शक्कर की नहीं थी, नव्हता, मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून का सांगितला। तो बोलते नहीं था वो बिना शक्कर वाला, तो फिर मुझे क्यों बोला कि ये बिना शक्कर की चाय है। तो उनकी वाइफ कहती है अहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटले घालू। तो उनकी वाइफ मजाक में कहती है कि थोड़ी सी शक्कर घर में बची थी तो मैंने सोचा जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती तब तक डालूंगी, काल संपली और वो कल खत्म हो गई, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। तो आज के बाद से मैं बिना शक्कर की ही चाय बनाने वाली हूँ, शक्कर नहीं डाले बिना। यानी कि
उनकी वाइफ मजाक में कहती है कि शक्कर जो थी जितनी थी तब तक मैंने डाली, अब शक्कर खत्म हो गई आज से, तो आज से आपको बिना शक्कर की ही चाय मिलेगी. म्हणजे खलास. अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसला कमी होतंय माझा वजन. तो बोलते हैं मतलब अभी खत्म. अगर कितना सारा कितनी लाख कैलोरीज मेरे पेट में गई होगी अब तक, तो मेरा वजन कैसे कम होगा. पण सांगितलं का नाहीच मला. तो बोलते फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, उगीच आरडा ओरडा करू नका. तो फिर कहती उनकी वाइफ बेकार में यूं ही चिल्लाव मत, वजनाचा ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणावा आम्ही. तो उनकी वाइफ कहती है वजन का क्या है, होगा धीरे धीरे कम, हम किसी का मांग के तो नहीं खा रहे हैं ना, स्वतःचा कमवून खातो म्हणावं. हम सिर्फ खुद का खाते, जब थोड़ी सी भी हमें फैट हो जाती है ना तो किसी से हम मांग के नहीं खाते, जो है अपना कमाते और खाते, ऐसा लोगों का स्टेटमेंट होता है. वाढलं तर वाढू दे वजन, बढ़ा तो बढ़ने दो वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजन क्षय संकल्पला आणखी नवे सुरुंग लावित ती उद्गारली. बच्चों को देने के लिए लड्डू निकालकर प्लेट में रखा और मेरे वजन के कम करने की जो संकल्पना है उसे एक और नया सुरंग लगाकर चली गई, क्योंकि मेरे सामने उसने प्लेट में लड्डू निकाले. लाडू कशाला केलं, साखर असेल त्यात, तो लड्डू क्यों बनाया तुमने, उसमें शक्कर होगा ना. इश, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घरात केले कुणी. तो वो कहती उनकी वाइफ इश करके, अरे शक्कर के बिना हमारे घर में कभी किसी ने लड्डू नहीं बनाया. तात्पर्य चहा बिन साखरेचा होता हे खरं, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्या. तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सामने प्लेट में जब लड्डू दिखा तो उन्होंने अपना उपवास वहां पर फिर से भंग कर दिया. तो कहते हैं कि चाय तो बिना शक्कर की थी, लेकिन लड्डू के रूप में कुछ कॅलरीज पेट में चली गई. दोरीवरच्या उड्याचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली. स्कीपिंग जो है, स्कीपिंग की उन्होंने फर्स्ट टाइम ही ट्रायल ली और जो फर्स्ट उड़ी थी वही उनकी लास्ट उड़ी रह गई. कारण 8 गुणिले 10 यानी कि 8 into 10 आमच्या 8/10 का जो घर था दीवान खान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड, यानी कि चौली में जो घर होते बहुत छोटे छोटे होते, तो 8/10 का जो इनका दीवान खाना था, लिविंग रूम था, वहां पर जब फर्स्ट डोरी उन्होंने फिराई तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. कह रहे लेखक कि एक बार मेरे सर के ऊपर से डोरी जो है वो दूसरी तरफ गई तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो तेल की बॉटल थी और मेडिसिन की जो बॉटल थी वो सीधा नीचे आ गई. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली. नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, हाफ बॉडी उनकी गैलरी में थी और हाफ वो घर में थे, तो बीच में आकर और वो स्किपिंग करने की शुरुआत करते हैं. ती आचार्य बर्यांचा गड्यात, डोरी जैसे उन्होंने घुमाई तो सामने की गैलरी में आचार्य बड़े थे, उनके गले में ये डोरी चली गई. त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता और ये पहले से ही लेखक से गुस्सा थे. मी उपास करतो हे कळल्यावर चालीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा वर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव पूरण होते. तो लेखक कहते हैं कि बाबा बर्वे मुझसे पहले से ही नाराज थे और जब से पूरी चाली में ये मैसेज गया था कि ये उपवास कर रहे हैं तो सारी मंडली उनके पास आई, परंतु आचार्य बाबा बर्वे अभी तक नहीं आए, जबकि वो पास की ही कमरे में रहते थे. कारण क्यों उनका, क्योंकि उपवास ये जो डाइट है, डाइट के ऊपर उनकी एक खुद की मोनोपोली है. ऐसा मतलब बस वो ही जो है अच्छा डाइट कर सकते हैं और वो ही लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा उनका मानना था. और जब से उन्हें पता चला कि लेखक ने भी डाइट शुरू कर दिया है तो इससे वो बहुत ही नाराज थे और उनसे वो बात करने नहीं आ रहे थे. अब इन दोनों के बीच में संवाद होता है. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिगम मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. बाबा बर्वे कहते हैं
ये जो दुष्टपना आपने किया मेरे गले में डोरी अड़काकर, ये ठीक है, मगर आपकी उम्र को ये शोभा नहीं देता। ये धिंगा मस्ती जो आप कर रहे हो, कोई दूसरा मेरी जगह पर होता तो आपकी खैर नहीं होती, धडगत नव्हती, आपकी खैर नहीं होती, मैं आपको माफ करता हूं, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही। लेखक कहते हैं लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया आचार्य, वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी। आचार्य जिसे कहते हैं कि मैं सिर्फ अपना वजन कम करने के लिए स्किपिंग कर रहा हूं। तो आचार्य जी कहते हैं काही उपयोग होणार नाही, वो कहते हैं कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो ये लेखक पूछते क्यों, का? फिर बर्वे जी कहते का म्हणजे जीभेवर ताबा नाही तुमच्या। बर्वे जी कहते हैं आपकी जीभ पर आपका कंट्रोल नहीं है, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने मन में एकाग्रता होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सन्ट्रेशन होना चाहिए। त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागतील और उसके लिए पहले कुछ चीजों को छोड़ना होगा। तो लेखक कहते हैं आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। तो कहते हैं आचार्य बाबा को लेखक कि अब देखिए ये उड़ी मारने के लिए यानी कि स्कीपिंग के लिए मैंने अपनी लाज शर्म भी छोड़ दी। आप देख रहे हैं ना बाबा, सब कुछ आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, सभी कोई कहता है बटाटा छोड़ दो, कोई कहता है चावल छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, सब तो सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने वजन को घटाने के लिए अपनी शर्म तक छोड़ दी है, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है, प्रथम बोलना छोड़। तो कहते हैं पहला तुम बोलना ही छोड़ दो। बर्वे जी कहते हैं पहले तो तुम बोलना ही बंद कर दो। लेखक कहते हैं बोलना छोड़ू, बोलने से और फॅट से क्या लेना देना है। फिर बर्वे जी कहते अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। तो बर्वे जी कहते हैं भाई कि खाने के लिए अपने मुंह का कम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला बोलना कम करो, क्योंकि बोलना कम करोगे तो उसके बाद तुम्हारी जीभ जो है वो कंट्रोल में रहेगी। उसको बोलना बंद करने के अलावा तुम्हारी जीभ कंट्रोल में नहीं रह सकती है। लेखक कहते हैं पण मला बोललाच पाहिजे बाबा, मी केविल वाण्या स्वरात ओरडलो। लेखक कहते हैं बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कि पर बाबा मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तो लेखक बर्वे जी पूछते हैं क्यों, का पण एवढा संयम नहीं तुमच्यात, क्या तुम अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सको, इतना भी संयम नहीं है तुम्हारे अंदर। मौनाचा सामर्थ्य मोठा आहे, मौन की ताकत बहुत अधिक है, ऐसा बर्वे जी कहते हैं। मौन ही शक्ति आहे, मौन, तो मौन के ऊपर कहने लगे मौन ही शक्ति है। उड्या मारायच्या माझ्या डोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचे महत्व या विषयावर बडबडत होते। लेखक कहते हैं उड़ी मारने वाली जो उनकी डोर थी, यानी कि वो जो स्किपिंग रोप था, उसके एक टोक को जो उनके गले में फंसा था उसे पकड़कर मौन के महत्व के बारे में 1 घंटे तक बडबड करते रहे। शेवटी त्यांचा वाक्य प्रवाह अडकवून मी ओरडलो। लेखक कहते फिर बीच में ही मैंने उनके वाक्य के प्रवाह को बीच में ही रोककर बोला, पण बाबा मी बोललो नहीं तर खाऊ काय। बोलते मैं अगर बोलूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय। बर्वे जी पूछते हैं बोलने का और खाने का संबंध क्या है। तो लेखक कहते हैं मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावाचा लागतं मला। लेखक कहते हैं मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, पूरे दिन मुझे बोलना ही पड़ता है, बिना बोले तो मुझे पगार भी नहीं मिलेगी, तो मैं खाऊंगा क्या। मग कसला वजन उतरवणार तुम्ही। तो बर्वे जी कहते फिर आप कैसे वजन उतारोगे। अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले। तो बहुत ही करुणा के शब्दों से कटाक्ष बोलते हुए बाबा जी चले गया, तो तुम्हारा वजन उतरने वाला नहीं है। आणि त्यांच्या गड्यात पडलेली डोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। और लेखक कहते हैं अगर मैंने पहले ही उनका गला उस रस्सी से दबा दिया होता तो मुझ पर वो मौन को लेकर 1 घंटे तक अपना प्रवचन नहीं दे पाते। इसका पश्चाताप लेखक को हो रहा था। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस यापुढे उपवास वजन उतरेपर्यंत उपवास। तो लेखक कहते हैं उसके बाद मैं चिढ़ गया और मैंने निश्चय कर लिया कि बस अब इसके आगे उपवास जो है, जब तक वजन नहीं घटेगा तब तक मैं उपवास पे रहूंगा। मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली।
और वो सपने में अपने आप को बहुत ही दुबला पतला, काटकुळा दुबला पतला देखने लग गए। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो, मतलब भरी हुई प्लेट पे से वो बिना खाए उठने लग गए। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो। तो कहते हैं बिन साकर और बिन दूध का क्या, बिना चाय के ही मैं जीने लग गया, बिना चाय के ही रहने लग गया। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तीळ पापड होऊ लागला। लेखक कहते हैं शक्कर देखते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा चढ़ जाती थी। अंगाचा तीळ पापड यानी कि बहुत तेज गुस्सा होना। केवळ फळांवर मी जगू लागलो, सिर्फ फल खाकर, ओनली फ्रूट्स पे वो जीने लग गए। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। वेट लॉस के लिए गर्म पानी में नींबू डालकर पीते हैं ना, तो नींबू का जो रस था वो उनको अमृत की तरह लगने लग गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये पीने से मेरा वेट लॉस बहुत तेजी से होगा। धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। धारोष्ण दूध यानी कि तबेले में डायरेक्ट जो दूध निकालते हैं ना गाय भैंसों का, तो वो जो गरम गरम दूध निकलता है वो पीने के लिए अंधेरी के तबेले में, गोठे यानी कि तबेले में जाने लग गए। वहां पे बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखा जाता है डेयरी के लिए, डेयरी बिझनेस के लिए। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबाव्या लागल्या। 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं लेखक कि स्कीपिंग जो है उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके नीचे जो लोग रहते थे, ट्रॉली में जो नीचे लोग रहते थे उन्होंने बहुत सारी कंप्लेन कर दी कि आप जब उछलते हो तो हमारा नीचे का महला हिलता है और हमारे सीलिंग में उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, क्रैक्स आ गए वगैरह। इन सब चीजों को लेकर उन्हें अपनी स्कीपिंग का ये प्रोग्राम जो है वो रोकना पड़ गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस करते करते मैं लगभग 10 बार उड़ी मारने के लिए यहां तक पहुंच चुका था। मतलब मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी कि मैं 10 बार उड़ी मार सकता था। कचेरी सुटली की मी गिरगांव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। कहते हैं जैसे ही मैं ऑफिस से निकलता था तो गिरगांव, ये मुंबई में एक जगह है, वहां उस रास्ते पर वो दौड़ने लग जाते थे घर आने के लिए। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार शुरू केला। अब सिर्फ वो प्रोटीन वाली चीजें और सात्विक यानी कि शाकाहारी चीजें ही खाने लग गए। जवळ-जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। तो लगभग 10 से 12 दिन तक उन्होंने इस तरीके के डाइट को फॉलो किया। माझ्यातला फरक मलाच कळत होते। और उनका जो डिफरेंस जो भी नजर आ रहा था सिर्फ इनको ही दिख रहा था, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। लेखक कहते हैं कि जैसे लहान मुले, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर उन्होंने कभी बीज लगाया है, आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, कभी ट्राई किया होगा बीज लगाकर, तो क्या होता क्या है कि बीज कितना उगा डेली बेसिस पे जाके देखते। कोई कोई तो इतने जो है उतावले होते हैं कि वो उसको मिट्टी में से उखाड़ कर, उपटून रोप को उखाड़ कर फिर से देखते हैं कि वो कितना बड़ा। तो उसी तरीके से लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि डेली मैं शाम को जाऊं और अपना वजन करूं कि कितना किलो मैं कम हो चुका हूं, पण मी ती इच्छा दाबून धरली। लेकिन लेखक कहते हैं मैंने अपनी इस इच्छा को दबाकर रखा। बरोबर 1 महीन्याने मी वजन करणार होतो, क्योंकि 1 महीने के बाद, क्योंकि फटाक से कोई रिजल्ट नहीं आता, तो लेखक ने सोचा आफ्टर 1 मंथ मैं जो है अपना वजन करूंगा और देखूंगा कि कितना रिड्यूस हुआ है। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। पूरे महीने घी का एक भी बूंद उनके पेट में नहीं गया, फैट का एक भी बूंद उनके पेट में नहीं गया। केवल दूध, कहते हैं सिर्फ दूध ही मैंने लिया। दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। लेखक कहते हैं कि दुर्भाग्य से रोज गाय का धारोष्ण यानी कि रोज तबेले में जाकर गाय का ताजा दूध पी पाना मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। लेकिन डेली बेसिस पे वो अपना आहार व्रत यानी कि जो उनका डाइट था वो प्रॉपर चालू रखा था उन्होंने। 15 भरात फक्त 2 वेळाच साखर भात झाला।
वीकडेज हम बोलते हैं ना, तो 15 डेज, लगभग 15 दिनों में 2 हफ्तों के बाद सिर्फ 2 बार, 2 हफ्तों में सिर्फ 2 बार ही उन्होंने शक्कर भात खाई थी। एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वड़ा भात पाठवला होता। और वो भी कैसे खाया? एक बार सोकाजी है, उन्होंने चुराकर, उन्होंने चोरी चुपके कोळंबी भात, कोळंबी प्रोन्स के साथ भात, प्रोन्स की कड़ी बनाते हैं, उसके साथ भात खाया। और इसके अलावा नीचे के फ्लोर पर भाऊजी रहते थे, उनका नाम था पसरटवार, भाऊजी पसरटवार, उन्होंने नागपुरी वड़ा भात खिलाया था। तो ये नागपुर का फेमस डिश है वड़ा भात, ये खिलाया था। एवढे अपवाद वगड़ल्यास, इतनी अगर एक्सेप्शंस को हम छोड़ दे, अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस, इस जो भी इन्होंने चोरी चुपके खा लिया था 15 दिन में 2 बार शक्कर भात और कोलंबी भात और वड़ा भात, इसको छोड़कर भाताला स्पर्श नाही केला, यानी कि चावल को हाथ भी नहीं लगाया, त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली, यानी कि जो फैटफुल चीजें थी शरीर में बहुत कम गई। माझ्या एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडलीचे आदर दुनावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। लेखक कहते हैं कि मेरे इस निश्चय को देखकर चाली की जो मंडली है वो बहुत ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे, और ये मेरी सूक्ष्म नजरें, यानी कि मैं इसे इजीली देख पा रहा था कि कैसे लोगों में मेरा रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। जी मंडली माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती, त्यांनीच पंत फरक दिसतो अशी कबूली द्यायला शुरुआत केली। तो जो मंडली, मतलब जो उनकी चौली के लोग थे, उनके डाइट का, उनके उपवास का मजाक उड़ाते थे। चेष्टा करना मतलब मजाक उड़ाना। तो वो ही कहने लगे कि अरे भाई पंत, फर्क तो दिख रहा है। ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया, कबूल कर लिया। जनोबा रेगण्यासारख्या अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत। तो जनोबा जो है वो कितना कमेंट करते थे, आपने देखा ही था स्टार्टिंग में ही। तो जनोबा जैसे इंसान भी जो है इतने कुजकट, मतलब हमेशा कटाक्ष बोलने वाले जो पड़ोसी, शेजारी यानी कि पड़ोसी, ये भी कहते हैं अरे भाई पंत बहुत ही ज्यादा पतले हो गए हो आप, रोडावलेत, टू ग्रो थिन, पतले होना, असे मान्य करावे लागले। उनको भी ये बात मानना पड़ा। मंडलीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती ती एकाच गोष्टीची, म्हणजे मूठभर मांस बढ़ण्याची। अब मंडली जो इनकी प्रशंसा कर रही थी, अब उनको, लेखक को इस बात का डर लग रहा था कहीं मूठ भर मेरा मांस बढ़ न जाए, क्योंकि खुशी के मारे वजन बढ़ जाता है ना। तो लेखक सोच रहे थे कि अगर ये लोग इसी तरीके से मेरी प्रशंसा करते रहे तो और मैं खुश हो जाऊंगा तो मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पण असली तुरडक तारीफ एकूण मी चढ़ण्यासारखा नव्हतो, लेकिन इतनी छोटी सी तुरडक, बहुत ही छोटी सी तारीफ सुनकर मैं चढ़ने वालों में से नहीं था। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडाची तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती। लेखक कहते हैं इतना असामान्य मनोनिग्रह, मतलब मैंने बहुत ही कंट्रोल किया अपने मन को, अपने जीव पे बहुत ही कंट्रोल किया, तो इस हिसाब से कम 20 से 25 पौंड तो वजन घटना ही चाहिए, ऐसा उसे लग रहा था, ऐसे लेखक को लग रहा था। आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आनेली टाकून तिकीट काढले। लेखक कहते हैं कि इस बात पे मैं कंफर्म था कि मेरा 20 से 25 पाउंड तो रिड्यूस हुआ ही होगा, और इसलिए मैं ऑफिस के सामने जो वजन करने वाला यंत्र था उसके ऊपर पैर रखा, और आनेली उस टाइम का, जैसे हम 1 रुपी बोलते हैं, उस टाइम पे उनके जमाने में वो आनेली चला करता था कॉइन, वो आनेली डालकर टिकट निकाला। तो उसमें टिकट निकलता था और टिकट के पीछे की तरफ में वजन और उनका भविष्य होता था। महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पौंड दाखवले होते। तो लेखक कहते हैं 1 महीने पहले इसी यंत्र ने मेरा वजन 181 पौंड ऐसा दिखाई था, 181 पौंड इस तरह से दिखाया था। 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन
तो कहते 1 महीने के बाद मैंने बहुत सारे उपवास रखा, निराहार रहा और शास्त्र के हिसाब से बताए हुए आहारों को लिया, साथ ही स्कीपिंग वगैरह भी किया और उग्र साधना यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैंने ये पूरा काम किया। और फिर आज टिकट पे क्या दिखा, देखिए, मिनट भर माझा विश्वासच बसेना। लेखक कहते हैं कुछ मिनट तक मेरा विश्वास ही नहीं बैठा जब मैंने उस कार्ड को देखा। 692 पॉइंट, 192 पॉइंट। देखिए पहले कितना था 181 पॉइंट, अब कितना हो गया 192 पॉइंट, मतलब 11 पॉइंट बढ़ गए। और साथ में उनका भविष्य था, क्या था, आप बहुत समझदार और गंभीर हैं, ये उनका भविष्य था उस कार्ड के ऊपर। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायचे सोडून दिले आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। फिर फाइनली लेखक ने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं ना तो कभी वजन और ना ही कभी भविष्य की चिंता करूंगा, विशेषतः डाइट का जो फूड है इसकी तरफ तो मैं इस जन्म में जाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि वजन का जो मार्ग है वो कुछ डिफरेंट ही है। मैंने कितनी सारी कोशिशें कर ली लेकिन उसके बावजूद मेरा वजन घटने की बजाय बढ़ गया, वो भी 11 पॉइंट और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से लेखक बहुत ही निराश होते हैं। पर ये चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये बटाट्याची चाळ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। पु ल देशपांडे जी ने इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी हुई जो कि बहुत ही मजेदार है। अगर आप कभी फुर्सत मिले तो आप इसे पढ़िएगा जरूर, बहुत ही मजेदार स्टोरी है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।